बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और आप ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, या बहुत सारे लोग चले भी गए होंगे। अर्ली मॉर्निंग भी स्टार्ट हो जाता है। जी, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। कल का दिन आपको पता है आजकल हर रोज़ कुछ नया हो रहा होता है और उस पर हम आपके साथ डिस्कशन भी करते हैं। पाक भारत कशीदगी के बाद जो सूरत हाल है वो ये कि भारत में सोग का सा समा है जो कि वो एडमिट नहीं कर रहे, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग कि हर तरह से हम कहीं ना कहीं से अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कल भी ऐसा ही हुआ। कल जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दौरा किया मुख्तलिफ एयर बेसिस का, साइट्स का, और नौजवानों के साथ उन्होंने मुलाकात की जिन्होंने इस सारे एपिसोड के अंदर एक बहुत इंटीग्रल पार्ट प्ले किया। और कल उन्होंने कहा कि 71 की जंग का बदला ले लिया, और उन्होंने कहा कि पूरी जंग की जो मंसूबाबंदी है आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने की, मैं इसका गवाह हूँ, और मोदी ने दोबारा हमले का सोचा तो जो बचा है वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा, ये भी कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। और बड़ी उन्होंने जो सारे मामलात हैं और ये जो आप विजुअल्स भी देख रहे हैं यहाँ पे आपको मुख्तलिफ जो फोर्सेस के सरबराह भी नज़र आ रहे हैं, आर्मी चीफ भी हैं, जो हमारे फ़ौजी जवान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद है, विसाख डार साहब भी हैं। ये वो विजुअल्स हैं जो कल उनके दौरे के हवाले से सामने आए और जिसमें उन्होंने ख़िताब भी किया, मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की, और अमन और जंग दोनों के लिए तैयारी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि तारीख़ गवाह है कि चंद घंटे में ही भारतीय जारियत को खाक में मिला दिया हमने। और ये विजुअल्स हमने सोचा कि अच्छे विजुअल्स हैं, इट्स वेरी मोटिवेटिंग एट द सेम टाइम कि जब हम इतने एक क्रिटिकल एपिसोड से निकले हैं उसके बाद इस तरह से मोरल को बुलंद रखना एज ए नेशन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जी दूसरी जानिब जहाँ मैंने इंडिया का ज़िक्र किया तो भारतीय जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी साहब, उनको हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मुदाखलत है उसके बाद जो सीज़ फायर हुआ, पाकिस्तान ने तो अपना स्टांस रखा था कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन जो सीज़ फायर वाला मामला हुआ उसमें मोदी को जितनी शर्म और जितनी सुबकी का सामना करना पड़ा, उनके भारत के इंटरनली बहुत सारे जो नई और सियासी और अस्करी बेचैनी को उसने जन्म दिया है। मोदी सरकार की जो जारहाना पॉलिसी है उसको जहां आलमी ताकतों ने मुस्तरद किया है, वहीं ख़ुद भारत में अपोजिशन, दिफाई तज्जियाकार हो, अवाम की बड़ी तादाद हो, उन्होंने सीज़ फायर को कमज़ोरी और पस्पाई करार देते हुए शदीद जो है तनकीद का निशाना बनाया है। इसके साथ साथ जी भारतीय फ़ौज का जो मोराल है वो नुमायां तौर पर मुतासिर हुआ है, और अब तो जो कहा जाए मोदी और उनकी पॉलिसीज़ को फ़ौज भी तनकीद का निशाना बना रही है। क्योंकि ये कल भी हमारे कैनलिस्ट हमारे पास मौजूद थे और उन्होंने कहा कि एक जो रिफ्ट है वो जो फ़ौजी क़यादत है और जो सियासी क़यादत है वो भारत के अंदर हमें नज़र आई है। और इसके साथ साथ जो भारतीय मीडिया ने हरकत व सकनात किए हैं वो तो कमाल ही की है जी। वो तो झूठा प्रोपेगेंडा हो जो कि एक कल्चर उनके यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, जितना उसका एक्सट्रीम लेवल हमने इन दिनों में देखा है कि जितना उन्होंने प्रोपेगेट किया अगेंस्ट पाकिस्तान, फेक न्यूज़ हो, झूठे दावे हों, और फिर ऐसा हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया जब आया उसने देखा, उसने हक़ाइक़ पे से पर्दा उठाया, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज़ किया इंडिया के अंदर जो हो रही थी। तो इस वक्त जो खारिजा पॉलिसी हो, अस्करी क़यादत की नाराज़गी कह लें, एक रिफ्ट हो, वो भी सामने आ रही है, और मीडिया भी बहुत क्रिटिकल उसको जो कह लें सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पर बहुत सारी लेदे हो रही है भारत के अंदर भी। हम ज़रा डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर बात करना चाहेंगे। अली सरवर नकवी साहब फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। आपका शुक्रिया।
सर, ये जो हम जिस फॉरेन पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं, जिस पर हमने राहुल गांधी का भी एक पार्लियामेंट के अंदर क्लिप सामने आया सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है या हमारी डिप्लोमेसी जो है वो बुरे तरीके से फ्लॉप हुई है। ये जो हरकत या इनिशिएट किया गया इंडिया की तरफ से एक्शन, इसने उनकी जो इंटरनली पॉलिटिक्स है, ये जो डिप्लोमेटिक तरीक़ाकार है, इसको डू यू थिंक कि बुरे तरीके से डैमेज किया है? जी देखिए, पहले तो मैं आपकी इजाज़त से ये बताऊं, जो आपने इन किस्म की बातों का भी जिक्र किया है कि ये इसकी तीन बहुत अहम पहलू हैं इस सारे मामले के। पहला ये कि ये हाई टेक वॉर थी, ये एक जंग थी जिसमें कि हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। कोई एरियल कॉम्बैट नहीं हुआ है, यहाँ मिसाइल्स चलाए गए हैं। तो हमारे अफवाज का ये माशाल्लाह बहुत क्रेडिट की बात है कि उन्होंने बड़े खूबी से, बड़े अच्छे अंदाज में भारत को ये महसूस कराया कि उनके जहाज़ उड़ नहीं सकेंगे अगर हमारे मिसाइल चलने लगें, और हमने 5 जहाज़ उनके गिरा दिए। दूसरा ये साई वॉर था, क्योंकि भारत की मीडिया का आपने जिक्र किया, वो साइकोलॉजिकली वो चाह रहे थे कि हमें बिल्कुल मायूस कर दें और बिल्कुल हमको बेजार बना दें। वो ऐसा हुआ नहीं है। साई वॉर भी हम सक्सेसफुली हमने काउंटर किया, मीडिया ने हमारे बहुत अच्छा काम अदा किया। तो मैं समझता हूँ, और तीसरा फीचर मैंने जो कहा था कि 3 फीचर्स हैं, वो है कि एक्सट्रेन्यूअस इश्यूज़, बाहर के मामले वो ले आए, जैसे कि सिंतास मुआहदे के बारे में उन्होंने कह दिया वो सस्पेंड कर रहे हैं, जो कि वो कर नहीं सकते। अच्छा, अब आप बात कर रही हैं मोराल की, तो भारत में डिप्लोमेटिक मोराल इज़ वेरी लो, बहुत गिर चुका है। वहाँ पे राहुल गांधी ने जो तकरीर की है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो ये तनकीद कर रहा है कि भाजपाई गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट, वो उसने इतनी बुरी तरह इस सारे मामले को हैंडल किया है कि भारत के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो नहीं अचीव हुए, भारत की रेपुटेशन ख़राब हुई, उसकी इमेज ख़राब हुई, और अब भारत जो है वो सीज़ फायर के लिए भागा अमेरिका के पास गया, जो कि वो कभी भी दूसरे मुल्क की सालसी नहीं चाहता था। हमेशा कहता था कि हम थर्ड पार्टी को नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन इस मरतबा थर्ड पार्टी को उनको एक्सेप्ट करना पड़ा और उनके पास भागे गए। तो माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान मिलिट्री फ्रंट पे भी, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, मीडिया फ्रंट पे भी बहुत कामयाब रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। अब आपने जो अली सफर नकवी साहब बात भी की है कि राहुल गांधी की तकरीर हो, उन्होंने उसमें ये बात की और साथ में उन्होंने एक और पॉइंट भी रेज़ किया। उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान और चाइना को करीब कर दिया है इस सारे सूरत हाल के अंदर, क्योंकि चाइना और इंडिया ऑलरेडी वी ऑल नो कि क्या उनका मामला चल रहा है और उनके जो ताल्लुकात हैं अब वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, वो बार बार खुलकर सामने आए हैं और दुनिया ने ऑब्ज़र्व किया है। और दूसरी जानिब जो अमेरिका, जिसको इंडिया अपना बड़ा वेल विशर भी समझता है और समझते हैं कि उनको बड़ी सपोर्ट मिलती है, इस सारे केस में कहीं ना कहीं अमेरिका को गेन ही हुआ है और इंडिया को लॉस ही हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त। देखिए, ये आप बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है, और वो राहुल ने इसका जिक्र किया था कि चाइना, जो कि हमारा तो एक स्टेड फास्ट फ्रेंड है, पुराना हमारा, शुरू से चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत गहरी है, और चाइना ने अपने पूरी दोस्ती का वफा किया है, दोस्ती को कामयाब बनाया है, दोस्ती को सराहा है। और उसमें यह हुआ कि चाइना की जो मिसाइल्स थी PL-15 और चाइना के जहाज़ JC-10, ये इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया इस सारे मामले में, और उसमें पाकिस्तान को जो बरतरी हासिल हुई है वो चाइना की वजह से हुई है। दूसरे अमेरिका, जो कि आप सही कह रही हैं कि वो भारत का बहुत करीबी दोस्त हो गया था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उनकी कायम हो गई थी, लेकिन अमेरिका ने भारत की बात ही नहीं मानी। भारत ने ये कहा कि ये जो है दहशतगर्दी पाकिस्तान से हुई है,
इसलिए हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया है। ये अमेरिका ने दहशतगर्दी का जिक्र ही नहीं किया है, जिसका मतलब है वो ये नहीं मान रहे कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान से हुई है। ये जो पहलगाम में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है उसमें पाकिस्तान का कोई दखल नहीं। पाकिस्तान 200 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सरहद है वहाँ से, तो ये लोग उनके हर 10 किलोमीटर पे चेक पॉइंट्स हैं, तो कैसे इतने दहशतगर्द पाकिस्तान से जा सकते हैं और वहाँ पे असला लेके जा सकते हैं कि वो वहाँ पे ये वारदात कर दें। तो ये बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद एक हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। अमेरिका ने उसको नहीं माना और अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत को बराबर के तौर पे डील किया है। तो ये भी भारत को बहुत धचका लगा है कि जो अमेरिका उनका दोस्त था उसने उनके साथ वो दोस्ती नहीं दिखाई जो कि वो समझ रहे थे कि वो दिखाएंगे। बिल्कुल सही। और आपने ये जो दोस्ती दिखाने वाली बात है, कल ट्रंप ने जब दौरा भी किया है और जब वो वहाँ पे बात भी करी तो उन्होंने कहा जी कि हमने इंडिया जो पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है उसको ख़त्म करने में हमारा अमेरिका का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने अपने आप को भी बीच में मेंशन किया। अब इस क्रेडिट लेने के बाद उन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से जो रूट कॉज है इस सारे कॉन्फ्लिक्ट का उसको एड्रेस करने के हवाले से भी कहा है। डू यू थिंक कि उसके बाद जो मोदी की एक स्पीच भी आई जिसमें उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते और इस तरह की बड़ी जारहाना किस्म की उनकी स्पीच थी, हालांकि इतनी हार के बाद तो इंसान की बॉडी लैंग्वेज हो, उसके अल्फाज, उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बट वी डिडंट सी दैट कमिंग। जी हाँ, देखिए ये तो फिर मोदी की जो बात, मोदी का ये तासुर देना कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो गया है और वहाँ इलेक्शन हुए तो मोदी ने अपना दौरा भी किया, तो ये दिखाने को दुनिया को कि कश्मीर में हर चीज़ अब नॉर्मल पे आ गई है। अब इस वाक़े से ये साबित हुआ कि कश्मीर में हर चीज़ नॉर्मल नहीं है, उनकी सिक्योरिटी बहुत कमज़ोर है। वहाँ पे दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, 26 सयाह मार दिए गए। तो ये मतलब कि कश्मीर का मामला अब उठेगा और बड़े ज़ोर से उठा है। ये जब सारा सिलसिला हुआ है तो इसमें कश्मीर का मामला भी बड़े ज़ोरों में उठा है और कश्मीर एक फिर मुतनाज़ा इलाका, डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पे कंसिडर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर पे भी हम चाहेंगे कि गुफ्तगू हो। हालांकि मोदी उस पर नहीं आमादा होगा, लेकिन फिर अमेरिका का दबाव उसके ऊपर अगर पड़ता है तो मुमकिन है कि वो उसको मानना पड़े और कश्मीर पे बातचीत करे। अब उसके बाद बातचीत भी काफ़ी नहीं होती है, आगे क्या होगा वो मोदी को कबूल करना बहुत मुश्किल है मेरा ख्याल है। लेकिन जब ये जो शिकस्त अभी हुई है जब वो कबूल कर रहा है तो आगे भी उसको कबूल करना पड़ेगा कश्मीर का मामला भी जिस तरफ भी सेटल हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। फॉर्मर एम्बेसडर अली सबा नकवी हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे और हमने उनसे बात की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपको पता है हम थैलेसीमिया के हवाले से हमेशा बहुत ज़्यादा बात करते हैं एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये वो चीज़ है जो जितनी ज़्यादा हाईलाइट की जाए उतना कम है। आज हम ऐसे बिल पर बात करेंगे जो सेहत आमा से जुड़ा है और हमारे जो मुआशरती रवैये हैं, हमारी जो शादी के रिवाज हैं, जो आइंदा आने वाली जनरेशन है उस पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। पंजाब असम्बली में जी एक अहम पेशरफ्त हुई है और उसमें दी पंजाब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ थैलेसीमिया बिल 2024 मंजूर कर लिया गया। इस बिल के तहत जी शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट हो, जेनेटिक मशावरत हो
और जो कबल अज़ पैदाइश से तमाम तर मामलात हैं उसको लाजिम करार दिया गया स्क्रीनिंग के हवाले से। इस जानलेवा और मोरसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का पर्पज़ ये सारे बिल की मंजूरी में शामिल है। और रिसर्च के मुताबिक जी हर साल 9000 बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं और इसकी बड़ी वजह ये जो ख़ानदान के अंदर शादियाँ होती हैं और कुछ लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इस हवाले से कि जी अगर आप थैलेसीमिया के कैरियर हैं तो किस तरह से आपके आइंदा आने वाली जनरेशन्स पे ये असरअंदाज हो सकता है। अब ज़ाहिर है ये बिल मंजूर तो हो गया है लेकिन इम्प्लीमेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके लिए क्या पेशरफ्त हुई है, क्या अपडेट्स हैं, इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और अगर कानून पे अमल दरामद नहीं होता तो फिर क्या मामला आगे आएगा। डॉक्टर फैसल जमील रुकने पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़रूर चाहूँगी ज़रा आप थोड़ा सा हमें एक ओवरव्यू दें इस बिल के हवाले से भी। और थैलेसीमिया ज़ाहिर है ये एक वो टॉपिक है और इस पर जितनी अवेयरनेस दी जाए उतनी कम है। जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें ना सिर्फ वो जो पेशेंट वो सफ़र कर रहा होता है बल्कि पूरी एक फैमिली बहुत ज़्यादा सफरिंग्स में होती है, खुसूसन उसके वालिदैन, उसके अज़ीज़ और उसके बाकी बहन भाई। तो एक बड़ा ही पेनफुल प्रोसेस है। तो एक सेंस परवेल की पंजाब गवर्नमेंट में और जो अपोजिशन और गवर्नमेंट के तमाम बेंचेस में मिल के कि क्यों ना एक ऐसा चीज़ें की जाए जिससे कम से कम हम लोग कुछ एक दो कदम बढ़ा सकें कि जो एक ऐसी मुज़ी मर्ज़ है जो नस्लों की जो है ना ख़राबी का बायस बनता है। तो उसमें इसका इनिशिएटिव लिया अली हैदर गिलानी साहब ने और हमारी हेल्थ कमेटी हमारी ने कि हम एक ऐसा बिल ड्राफ्ट करें कि एटलीस्ट जिस पे कोई ऐसे कानून साजी की जाए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये हमेशा होता है कि हम लोग प्रिवेंटिव की तरफ जाएं कि शादी से पहले एटलीस्ट हर इंसान को, हर जो है लोग बंदों को, उनकी फैमिलीज़ को पता हो कि कौन कैरियर है कौन कैरियर नहीं है। तो इसके लिए ज़ाहिर है जो हमारे मुल्क के हालात हैं और हमारे सोशल वैल्यूज़ हैं उसको देखते हुए ये चीज़ बड़ी टफ़ थी कि इस तरह का बिल ड्राफ्ट किया जाए कि जिसमें कुछ सोशल वैल्यूज़ जो हमारी हैं वो इफ़ेक्ट ना हो। तो उसके लिए सबसे पहला प्रोसीजर तो यही है कि अवेयरनेस कैंपेन। तो जो इस एक्ट का मेन इशू और मेन कोर एक इसका मकसद है कि वो हम लोग अवेयरनेस क्रिएट इतनी करें लोगों में कि लोग ऑटोमेटिक अपने टेस्टिंग की तरफ जाएं। और टेस्टिंग का फिर कुछ चीज़ों को हमने कंपलसरी किया है कि स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और ख़ुसूसन जब किसी बच्चे का बेफाम बनेगा या नादरा का उसका आईडी कार्ड बनेगा तो उस टाइम इसमें कंपल्शन की गई है कि जब बेफाम बने या उसका नादरा का उसका जो आईडी कार्ड बने तो उस वक्त ये मस्ट हो कि वो अपना जो है इसकी थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग के बाद जाए। तो ज़ाहिर है इस फर्स्ट फेज़ में 100% तो हम नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे माशरे में आपको पता है कि हर चीज़ की एक्सेप्टेंस बड़ी कम है, मजहबी रुकावटें आ जाती हैं, काफ़ी चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए इस बिल में एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है कि जो टाइम टू टाइम जिसमें मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से और मुतलका महकमों के लोग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लोग और जो टेक्निकल लोग हैं वो लोग शामिल किए गए हैं ताकि वो लोग एवरी 3 मंथ मीट करेंगे और उस पर वो बैठ के जो लास्ट 3 मंथ का टेन्योर होगा उसमें देखेंगे कि क्या चीज़ें हमने रिकमेंड की थी क्या हो गई और फर्दर हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ मैंने आपको जिस तरह बताई थी वो थी कि काउंसलिंग की कि एटलीस्ट अवेयरनेस कैंपेन हो, उसके बाद टेस्टिंग की विद दी परमिशन ऑफ दी फैमिलीज़। इस तरह नहीं कर रहे कि आप रैंडम। और दूसरी चीज़ स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। और ये भी फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा कि अक्सर बच्चे हमारे देहातों में स्कूल तो जाते नहीं, तो उसमें हम ये करने जा रहे हैं कि जब बच्चे का बेफॉर्म बने या आईडी कार्ड बने एटलीस्ट, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एक बेफॉर्म की एक बेसिक नेसेसिटी है किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए। और मुख्तलिफ जो हमारी स्कीम चल रही हैं, हेल्थ कार्ड पहले था और अभी भी कुछ कार्ड वगैरह की स्कीमें चल रही हैं, तो अब लोगों में ये अवेयरनेस है कि वो बेफॉर्म बनवा लें या फिर आईडी कार्ड बनवा लें। तो हमारा ये मकसद है कि एटलीस्ट अगर 50-60% चीज़ें भी हम इनिशियल कुछ डेज में प्रिवेंट कर लेते हैं अपने इन स्टेप्स के थ्रू, तो इट विल बी अ बिग सक्सेस फॉर अस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जिससे बात की कि ये कंपल्जन आप लोग कर रहे हैं कि हर कोई टेस्ट कराएगा,
स्क्रीनिंग कराएगा, लेकिन अब उसके लिए जाहिर है फैसिलिटीज़ होना बड़ा ज़रूरी है कि आप इतने सारे लोगों को अकोमोडेट कर सकें, और इम्प्लीमेंट कराने के लिए जाहिर है फिर लोगों के पास भी एक जवाज़ है। इस बात पे गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, ले चुकी है, ये भी थोड़ा सा हमें बताइए। जी एग्जैक्टली यही नेक्स्ट सवाल बनता था कि हमारे जो माशरे में लोग ज़ाहिर है उनकी एक पॉकेट बेयर नहीं करती बर्डन कि वो सारे बच्चों का टेस्ट कराए। तो इसके लिए ये मैंने जिस तरह अभी अर्ज़ किया था कि एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, ठीक है, वो एवरी 3 मंथ चीज़ों को देखेगी। इसमें सबसे पहली चीज़ तो जो फंड्स है, फंड्स सबसे पहले तो गवर्नमेंट एलोकेट करेगी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसकी एक फंडिंग का सिस्टम रखा गया है कि जो फंडिंग की जाए, और उसके बाद जिस तरह कुछ बड़े स्कूल्स हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ जो टेस्टिंग की कॉस्ट होगी उसमें से भी कुछ हिस्सा उस फंड में जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और तीसरा नंबर पे जो लैब्स है, लैब्स भी अकॉर्डिंग टू दी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और अकॉर्डिंग टू दी एक स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल है उसके मुताबिक यही काउंसिल, इसके नीचे एक टेक्निकल कमेटी होगी, वो टेक्निकल कमेटी अप्रूव करेगी कि किस लैब का, किस स्टैंडर्ड का, और उसके जो रेट्स होंगे वो भी ये टेक्निकल कमेटी करेगी। उसमें फंडिंग होगी, फंड रेजिंग होगी, और जहाँ शॉर्टेज ऑफ फंड्स होगी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट उसमें, इस बिल में तो है कि गवर्नमेंट फ़ंड करेगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट भी फ़ंड करे इसको, और बाकी जितने भी मुखैर हजरात हैं या बाकी जो तंजीमें हैं जो थैलेसीमिया के लिए काम करती हैं, जो ये डिजीज़ होती हैं उनके लिए काम करती हैं, तो वो इसमें फ़ंडिंग करें, लोग भी फंडिंग करें। तो ये स्लो प्रोसेस होगा, बट उम्मीद है कि ज़ाहिर है किसी ना किसी जगह से तो हमें स्टार्ट लेना है। अदरवाइज़ जो हमारे इस वक्त हालात हैं कि आप किसी भी फैमिली अगर क्लोज मेंबर है किसी का, या आपके किसी जानने वालों में कोई एक थैलेसीमिया का पेशेंट है, तो आप उस फैमिली की मिजरी कि पहले तो वो ब्लड का इशू होता है, फिर ब्लड रिलेटिव्स जितने भी हैं उनसे आप एक दफ़ा ब्लड लेते हैं, वो फिर अगली दफ़ा आप किसी को कॉल करते हैं जी बच्चे के लिए ब्लड चाहिए, तो 100 बहाने करते हैं। वो एक बड़ी एक मेंटल स्ट्रेस की कंडीशन है। You're so right। और नहीं, वही बात है कि कहीं से तो स्टार्ट करना है, क्योंकि अब ये अवेयरनेस वाली बात तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस की तरफ भी अब हमें जाना है। अच्छा, एक जाहिर है आपकी, जैसे आप कमेटी के हवाले से बता रहे हैं, फंड्स एलोकेशन के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन जाहिर है एक टारगेट या गोल रखा होगा कि अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है तो इतने सालों में या इस साल में हमने कितना टारगेट अचीव किया हुआ है कि हम अवेयरनेस से लेकर उनकी सारे स्क्रीनिंग से लेकर तमाम चीज़ों को इतना हमारा गोल या टारगेट सेट है। ख्वाहिश तो जी ये होनी चाहिए हमारी कि हम एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ में 100% करें, बट ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो इसका ये कि एटलीस्ट मेरी अपनी इसमें ज़ाती राय है, क्योंकि ये चीज़ डिस्कशन में आई नहीं है कमेटी लेवल पे या उस तरह, बट एक पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि एटलीस्ट हम विद इन अ ईयर एटलीस्ट 50% लोग स्क्रीन कर लेते हैं तो इट विल बी अ सक्सेस स्टोरी फॉर अस 1 ईयर इस बिल के। तो उसके बाद जाहिर है जिन लोगों का हो जाएगा वो फिर किसी और को बताएंगे, किसी और को बताएंगे, कुछ सिस्टम भी डेवलप हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो हर्डल है वो हमारे अपने गवर्नेंस सिस्टम है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं कि जी फंड नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, लैब के इश्यूज़ आ जाएंगे, मुख्तलिफ इश्यूज़ आ जाएंगे। तो इस बिल के अंदर आपने शायद देखा हो कि जो एडवाइजरी काउंसिल और टेक्निकल कमेटी है वो बनाई ही इसीलिए गई है कि ये नहीं कि एक बिल में जो चीज़ें लिख दी गई तो वही कानून है। तो ये टेक्निकल कमेटी या एडवाइजरी काउंसिल इसको टाइम टू टाइम थोड़ा सा अपने रिकमेंडेशन के तहत मॉडिफाई भी कर सकती है। तो उसमें ये स्पेस इसीलिए रखी गई है कि जहाँ पे हर्डल्स हैं तो उसको ओवरकम कर लिया जाए। अच्छा, हर्डल्स क्या हैं? ये ब्यूरोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी ज़ाहिर है एक टेक्निकल एस्पेक्ट से भी होता है और एक पब्लिक एस्पेक्ट से भी होता है। हम जब यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें लगता है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, पीपल आर रिलक्टेंट। बहुत सारे लोग शादी से पहले स्क्रीनिंग नहीं कराना चाहते, किसी की फैमिली इश्यूज़ हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, ये सारी चीज़ें वो फैक्टर्स हैं। आप एज अ इस कमेटी का या इस हिस्से का पार्ट होते हुए व्हाट डू यू थिंक कि क्या चैलेंजेस और हर्डल्स मौजूद है? देखिए जी, हमारे मुल्क में जो एक है ना कि लाइल्मी वो बहुत ज़्यादा है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि एक जो पूरी दुनिया में पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, तो अभी तक हम पोलियो के कतरे पिलाने पे फतवे देते हैं कि जी ये हराम है, इससे खुदा न खासा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह जब हम लोग ये काउंसिल करेंगे लोगों को या इस चीज़ की तरफ जाएंगे कि कंटिन्यूस कज़न मैरिजेस ना की जाए, तो उसमें भी ज़ाहिर है कुछ हमारी मजहबी रुकावटें हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की, कोई ऐसी चीज़ें, तो उन चीज़ों में रुकावट आएगी। तो बात ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्टिंग में तो चीज़ें ज़ाहिर है थोड़ी सी कम लेवल पे होंगी, लेकिन जो ये टेक्निकल पॉइंट इसमें ये दिया गया है कि स्कूल लेवल पे और FSC लेवल पे
जब पहला बिल आया था उस पर यही बात थी कि मैरिज बिफोर मैरिज टेस्ट कंपलसरी करें, तो उसमें बीइंग अपोजिशन मेंबर एंड अ डॉक्टर तो मैंने ही ये चीज़ प्रपोज़ की थी और इस पर स्ट्रेस किया था कि जी उस टाइम अगर मुझे कहे कि मेरी फैमिली में कोई टेस्ट कराएगा तो शायद मैं भी ना करा पाऊँ। बिल्कुल सही तो बात उस टाइम काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। तो इसको अगर आप हम मैट्रिक लेवल पे स्कूल लेवल पे ले जाएं तो उस टाइम बड़ा इजी हो जाएगा। तो एक बच्चे का जब वो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा होगा या उसका आईडी कार्ड बन रहा होगा बेफॉर्म, तो उसके डाटा में जब कैरियर का आ जाएगा खुदा ना खास्ता, तो जब नेक्स्ट वो होगा शादी वगैरह के टाइम पे या उसकी जो भी होगा, तो उस टाइम एटलीस्ट ही शुड नो और शी शुड नो कि मेरा ये कैरियर है, तो अकॉर्डिंगली जो है ना इसको एक्ट करना है। तो इस पे 50% भी हम लोग अगर कामयाब हो जाते हैं तो लोग जब बेनिफिट देखेंगे तो इंशाल्लाह लोग खुद ब खुद माइल होंगे। बाकी ये कि इसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें हमारे मजहबी जमातों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, पॉलिटिकल और सोशल वेलफेयर के जो लोग हैं कि हम लोग खुद जब तक अपने फैमिलीज़ में इनिशिएटिव हर बंदे खुद लेना पड़ेगा। अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं उनका टेस्ट कराऊँ, अगर मेरे फैमिली में कोई है, मेरे पेशेंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, तो मैं उनको स्ट्रेस करूँ, उनको समझाऊँ कि उनको एक तरीके से समझाऊँ तो ताकि वो लोग इस तरफ माइल हो। अदरवाइज जिस फैमिली में एक बच्चा थैलेसीमिया का हो जाता है उस फैमिली वाले तो खुद इस चीज़ को वो तो देखते हैं कि वो फैमिली के टेस्ट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि आपने जो 50% का टारगेट रखा है आप इसको 100% कंप्लीट करें और जल्दी हो, क्योंकि थैलेसीमिया ही सो राइट कि ये सिर्फ एक बच्चे की या एक कैरियर का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी फैमिली है, एक सोसाइटी है, एक इकोसिस्टम है जो से इफेक्ट होता है। डॉक्टर फैसल जमील रुकने पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद थे जी, थैलेसीमिया बिल के हवाले से बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। बहुत दिनों से हमने मौसम की बात नहीं की है क्योंकि गर्मी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है लाहौर में तो, और बीच में वेदर थोड़ा प्लेजेंट हुआ था, लेकिन कराची वालों के लिए मौसम कैसा है ज़रा मुजम्मिल फ़िरोज़ी से जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। हमें ज़रा मौसम की सूरत हाल बताएं, कराची वालों को कैसा वेदर आजकल देखने को मिल रहा है? ज़्यादा गर्मी हो गई है? वेरी गुड मॉर्निंग अरमला। कराची वाले तो देखें अप्रैल से ही गर्मी का सामना कर रहे हैं और गर्मी की शिद्दत में जो है वो दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। आज सुबह से जो है सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है और खूब अपना रंग जमा रहा है। इस वक्त भी गर्मी की शिद्दत जो है वो 34 से 35 डिग्री उसकी महसूस की जा रही है, जबकि अब दर्जा हरारत जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। 20 मई के बाद से जो है इसमें मज़ीद गर्मी बढ़ने का इम्कान है। अब दीगर अजला में अगर सिंध की बात करूं तो वहाँ पर तो इस वक्त ज़्यादा गर्मी पड़ी, जैसे मटियारी है, बदीन है, जामशोरो है, टंडोला यार है, टंडो आदम है, यहाँ पर तो कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। और आज जो है वो वहाँ पर गर्द आलूद हवाएँ चलने का इम्कान है और शाम को बारिश की भी पेशन गोई की गई है। कराची की अगर बात करें, कराची का दर्जा हरारत जो है वो रोज़ाना 34 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, जो कि फील लाइक 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दोपहर में इसकी शिद्दत में ज़्यादा इजाफा हो जाता है क्योंकि समुद्री हवाएं चल रही हैं। समुद्री हवाएं चलने के बायस जो है हवा में नमी का ज़ायद तनासुब जो है ये गर्मी की शिद्दत ज़्यादा पैदा करता है, लोगों को ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, जिसकी वजह से माहिर ने जो अमराज है, जल्दी अमराज, वो भी शहरियों को बावर कर रहे हैं कि इस मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा शावर लेना चाहिए। लेकिन कराची वालों के साथ अरमला मसला यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शावर भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पानी नहीं आ रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से तो कराची में वैसे ही पानी की किल्लत का सामना है। वाटर बोर्ड जो है वो कराची वालों को, वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन जो बनाया है मेयर सिंध हुकूमत ने, वो पानी फराहम करने में नाकाम नज़र आ रहा है। कभी लाइनें फट जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो कराची वाले तो मुंह हाथ धोने से भी गए, पानी नहीं है तो वो नहाएंगे धोएंगे कहाँ से मुंह धोएंगे। पसीना इस वक्त जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, इस वक्त भी दर्जा रहा जो है वो 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जा रहा है और सख्त गर्मी है, बहुत पसीना है। हालांकि मैं छाए में खड़ा हुआ हूँ लेकिन फिर भी जो है पसीना मुझे आ रहा है इस वक्त। तो आइंदा जो 20 मई के बाद से जो है शहर कराची में बताया गया है कि गर्मी की में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इजाफा मुतवक्के है। उसके बाद जो है हीट वेव के इम्कानात बताए जा रहे हैं कि मई के बाद 20 मई के बाद से जून के हफ्ते में, जून तक जो है वो हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात की जाए आज की मैं बताऊं सुबह की, तो सुबह से जो है हवाएं शहर कराची में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। मतलब इस वक्त भी जो है हवाएं ना चलने के बराबर हैं। पौधे देखें, मैं दरख्तों के बीच में खड़ा हूँ लेकिन पौधे नहीं हिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हवाएं ना चलने के बराबर है। हब्स का माहौल है। सुबह के वक्त जो है वो थोड़ा बहुत
मतलब जुज़वी बरालूद रहता है दोपहर, मगर जिस तरह से टाइम गुजरता है सूरज अपना रंग जमाना शुरू कर देता है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो अब देखना ये कि 20 मई तक जो है मौसम इसी तरह का रहेगा, लेकिन 20 मई के बाद जो है वो कड़ाकेदार गर्मी पड़ने वाली है। ठीक हो गया, 20 मई के बाद कड़ाकेदार गर्मी पड़ने वाली है। तो ये पानी का मसला अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है मुजम्मिल? भैया कि पानी का मसला जो है वो जू का तू ही है, पानी की लाइन फट जाती है, कभी उसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती है, कभी अभी देखें वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन ने क्या बहाना बनाया है कि जो मवेशी मंडी लगी है वहाँ पर पानी दिया जा रहा है, इसलिए शहर कराची वालों को पानी कम मिल रहा है। कभी धाबे जी पे इनका पंपिंग स्टेशन ड्रॉप आउट हो जाता है, कभी बिजली का ब्रेकडाउन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, मतलब इनके बहाने बहुत हैं। मगर शहर कराची वालों का टैंकर से तो पानी आ रहा है। मैं परेशान हूँ, बहाना तो अच्छा लगाएं। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपडेट किया। मेरे पास वक्त कम है, वरना मैं आपसे मजीद इन बहानों की लिस्ट मंगवाती, क्योंकि ये भी बड़े हेल्पफुल होते हैं बहाने जो वाटर बोर्ड वाले लगा रहे हैं। इंटरेस्टिंग जी, मवेशी मंडी को पानी जा रहा है इसलिए कराची में पानी नहीं मिलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए और सबसे पहले हम जाएंगे किचन में, जहां पर शेफ साकिब महमूद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज कुछ बहुत मज़ेदार बनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बना रहे हैं आज आप? आज हम पेशावरी चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। पेशावरी चिकन कढ़ाई, ये आम कढ़ाई से कैसे मुख्तलिफ होती है? ये मुख्तलिफ इसलिए होती है कि इसमें मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं होते। ठीक है। हाँ जी, टमाटर है इसमें जो है ग्रीन चिली है, जिंजर है, और इसमें सॉल्ट और ऑयल जस्ट। अच्छा, बेसिक मसाले हैं, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, क्योंकि आजकल लोग ना मसालों से थोड़ा परहेज करते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा इसी तरह बना रहे हैं कि थोड़ा मसालों से बचा जाए। और लेकिन इसका फ्लेवर स्पाइसी होगा या माइल्ड होगा? जी जी, स्पाइस लेवल होगा। स्पाइस लेवल अच्छा ग्रीन चिली में बनेगी, इसी में स्पाइस होगा इसका। ओके, ग्रीन चिली। चलिए आप अपना काम शुरू करें, मीनवाइल हम आपकी तरफ दोबारा भी आते हैं, रेसिपी जानते हैं। और जनाब और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आज हम बात करेंगे, दुनिया भर में ख़ानदान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 15 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है और इसका मकसद या पर्पस यही है कि जो ख़ानदानी सिस्टम है उसको उजागर किया जाए, उसके हवाले से उसको इनकरेज किया जाए, लेकिन साथ साथ जो माशरती हम आंगी जिसे हम कहते हैं उसको भी बेहतर किया जाए और उसके हवाले से भी प्रमोशन को मेक श्योर किया जाए। लेकिन आज जी इसका जो थीम क्या है और इसके साथ साथ कितनी इम्पोर्टेंस है और आज की सोसाइटी में हम इस सारे मामले को लेकर कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ज़ाकिर, जो कि प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और साथ साथ माहिर तालीम भी। उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुबीना, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ जी स्किन रिलेटेड इश्यूज़, आपको पता है गर्मियाँ आ गई हैं, धूप बहुत तेज़ है, हम सन ब्लॉक नहीं लगाते, उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं हमारे पास हमारी स्किन पे कुछ छाइयाँ हो गई हैं, सन बर्न हो गया है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और विद टाइम और विद द वेदर चेंज हमें अपनी स्किन पे क्या अप्लाई करने की ज़रूरत है और क्या नहीं, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा जाहिद, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तैयबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जाएंगे डॉक्टर रुबीना की तरफ। डॉक्टर रुबीना, ये जो अभी हम बात कर रहे थे ख़ानदानी सिस्टम के हवाले से, और आज जो ये दिन भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, थोड़ा सा हमें एक ओवरव्यू दे इस दिन को सेलिब्रेट करने के हवाले से। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद यही है कि हम जो फैमिली है उसकी इम्पोर्टेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने रख सकें। क्योंकि देखें, फैमिली तो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रही है, लेकिन आजकल के दौर में जब हमें बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो फैमिली का रोल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया हुआ है। क्योंकि फैमिली जो है वो इंसान की पहली दस्तगाह है, जो कि बच्चों को वैल्यू सिखाती है, उनको स्किल्स सिखाती है, उनको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है, उनको इमोशनली स्टेबल बनाती है, ताकि उसके मुताबिक वो अपना फ्यूचर जो है वो डिटर्मिन कर सकें। फैमिली का रोल इस तरह भी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह हम जो अपनी सोसाइटी में एक पायदार अमन चाहते हैं, उसमें फैमिली का रोल क्या है। तो
तो इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि हम वो सारे पॉजिटिव चीज़ें जो फैमिली कर रही है उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम उजागर कर सकें। अब जब हम बात करते हैं कि हमने किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट फैमिली के रोल को देखते हुए लाना है, तो सबसे पहले तो फैमिली जो है वो अपने बच्चों में एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जज्बा उजागर करती है। बिल्कुल ठीक है। और उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बताती है, क्योंकि घर से ही सारा कुछ स्टार्ट होता है। हम अपने बच्चों को बताते हैं कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आपने इस जिम्मेदारी को इस तरह पूरा करना है। अगर हम घर में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं तो वो सोशली जब वो सोसाइटी में जाते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। और अगर हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से पूरा करता है, दूसरों की तरफ उसका टॉलरेंट बिहेवियर है और अपने आप को वो दूसरों के साथ कोऑपरेशन से चलता है, तो उसके वजह से हम एक ऐसी सोसाइटी की बुनियाद रखते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे बढ़ती है। और वहाँ पे और इसी तरह जैसे हम बार बार बात करते हैं कि अगर हमें एक पीसफुल सोसाइटी बनानी है तो पीस हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? घर से। इसकी तरबियत घर से स्टार्ट हो रही है। अभी आपने डॉक्टर भैया बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं इस पर दोबारा भी आऊँगी। मीनवाइल चूँकि डॉक्टर तैयबा भी हमारे साथ मौजूद है, हम ज़रा इनसे ही बात करते हैं। डॉक्टर तैयबा, स्किन बहुत हर वेदर में हमारी डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही होती है, और स्पेसिफिकली अगर समर्स की बात करें तो स्वेटिंग भी हो रही है, फिर हम धूप में एक्सपोजर हमारा बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली हमें अपनी जल्द का, स्किन का गर्मियों में ख्याल कैसे रखना है? अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें हाइड्रेटेड रखना है। वो जो एक सिंपल सी हमेशा चलती आ रही है बात कि वाटर इनटेक, और ये सिंपल बात के पीछे बहुत बड़ा फिनोमेना है कि जो ही हमारी हाइड्रेशन कम होगी तो हमारी स्किन जो है ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगी और एक्नी इशू और बहुत से इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। हमारी डाइट ऐसी है कि उसमें हर चीज़ में ऑयल है। तो उसके लिए हमें हाइड्रेटेड रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सन ब्लॉक्स जो आपने अभी बात की कि सन ब्लॉक तो हमारा ओढ़ना बिछोड़ना होना चाहिए। हम लगाते ही नहीं है, हम लगाते नहीं, बिल्कुल आदत नहीं, लेकिन अब बड़ी अवेयरनेस आ गई है लोगों को। अपने बच्चों को जब स्कूल भी भेजना है तब भी आपने बच्चों को भी सन ब्लॉक लगा के भेजना है, और आपने खुद किचन में जाना है तो स्टोव के सामने भी आपने सन ब्लॉक लगाना है। यस, और सन ब्लॉक 2 से 3 दफ़ा अप्लाई करें दिन में, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, जो भी आप कर रहे हो, आप सन ब्लॉक के बगैर कुछ भी नहीं। सन ब्लॉक ना लगाने से क्या होता है, ज़रा डराएं लोगों? डराती हूँ, हाँ डराएं ज़रा अब आप। एक्चुअली सन ब्लॉक ना लगाने से सबसे पहली चीज़ तो पिगमेंटेशन होती है। ठीक। सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन के चांसेस, फ्रेकल्स, मिलाजमा, सन स्पॉट्स, ये सारे आपके नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये चीज़ें होंगी तो उसके साथ साथ आपकी रिंकल्स जल्दी आएंगे। ठीक है, सन ब्लॉक सिर्फ आपको सन प्रोटेक्शन दे नहीं रहा, बल्कि वो आपके रिंकलिंग को भी फेड अवे कर रहा है। आजकल सन ब्लॉक्स बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के आ गए हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली वो चूज़ किया जाता है, और सन ब्लॉक्स की वजह से रिंकल्स भी फेड अवे होते हैं, कलर भी इन्हांस होता है, गोरे भी होते हैं। और आजकल के सन ब्लॉक जो है एज ए प्राइमर यूज़ होते हैं, उनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि आपको सेपरेट से बेस नहीं लगानी पड़ती। वेरी इंटरेस्टिंग। सो प्लीज़ सन ब्लॉक लगा के बाहर निकलें। सन ब्लॉक के लगा के बाहर निकलें, और ये डराया हमने आपको इसलिए ताकि आप भी लगाएं, क्योंकि मैंने अब आकर प्रैक्टिस शुरू की है, क्योंकि मुझे लगता है आप अपने 30s में एंटर होते हो तो आपकी स्किन में बड़े चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर रवीना, जैसे अभी आपने बात भी की कि हमारी हर चीज़ का आगाज़ हमारे घर से होता है। मैं आज की सोसाइटी की बात करना चाहूँगी। हम बहुत सारी जगहों के ऊपर वी इनकरेज फैमिली सिस्टम, ख़ानदानी निज़ाम को करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस। कुछ हद तक कुछ हमारी अपनी बनाई भी होती हैं, कुछ एक विद टाइम आती हैं, हर चीज़ के अंदर एक चेंज होता है। इसमें एज अ सोसाइटी या अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आई रियली वांट कि आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि ये जो चैलेंजेस हम अगर आ भी रहे हैं हम इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वही बात है कि हर चीज़ आपके एक सिस्टम से शुरू हो रही है और वही आपको एक बेहतर तौर पे गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली का ये एक तो काम है कि हम एक दूसरे के साथ लव, रिस्पेक्ट और केयर का जो रिलेशनशिप है, फैमिली बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा है हमारे आपस में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके दरमियान, और वो फैमिलीज़ जो आपस में अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखती हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि हमें चैलेंजेस का सामना है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये जो हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो रहे हैं उसमें उनको कम करने के लिए भी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर घर में
हम अपने बच्चों को बताते हैं कि उन्होंने अपने आप को इमोशनली स्टेबल कैसे रखना है, और इसके साथ साथ वो उनको प्रैक्टिसेस सिखाते हैं, घर में एक ऐसा मुस्बित माहौल प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पे जब उनको जो भी चैलेंज आता है वो आके पेरेंट्स से शेयर करते हैं। क्योंकि अब हो क्या रहा है कि हमारी जो फैमिली की पहली कदरें थी, जिसमें हम अपने माँ बाप से हर चीज़ शेयर किया करते थे और माँ बाप हमें राइट डायरेक्शन में गाइड किया करते थे, अब वो कम होता जा रहा है। और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है ये हमारी डिजिटल डिवाइसेस हैं। हो क्या रहा है, बच्चे भी आते हैं डिजिटल डिवाइसेस में बिज़ी हो जाते हैं, पेरेंट्स भी उसी में बिज़ी हैं, तो उसकी वजह से हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो जब तक हमारे आपस में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके दरमियान डिस्कशन नहीं होगी, शेयरिंग नहीं होगी, केयरिंग नहीं होगी, तब तक हम उनको इमोशनली स्टेबल नहीं कर सकते। और जब उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो वो फिर मेंटल एलिमेंट्स की सूरत में ज़ाहिर होती हैं ये चीज़ें। तो फैमिली का रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, एक दूसरे को चीज़ें उससे डिस्कस करें। फिर उसकी घर में बहुत सारे फ़ैसले जब किए जाते हैं तो ज़्यादातर हम बच्चों को नहीं सुनते हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो शुरू से ही हमें अपने बच्चों को अपने सारे फैसलों में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए और उनके ओपिनियन को मैटर करना चाहिए। क्योंकि सम टाइम कुछ फैमिलीज़ में होता है कि शेयरिंग तो हो रही होती है, लेकिन अगर कोई बच्चा कुछ कहता है तो उसको मैटर ही नहीं किया जाता, उसके डिसीजंस उसको शामिल नहीं किया जाता उन डिसीजंस में। तो हमें अपने बच्चों को शुरू से ही इन सारे फैमिली के मैटर्स में, उनके डिसीजंस में इंगेज करना है। डॉक्टर रवीना, अभी आपने ये जो बात की डिसीजंस, और वैसे भी मैं अपनी जनरेशन को देखती हूँ तो हमारा घर का सिस्टम या माहौल मेजॉरिटी ऐसा ही हुआ करता था और अभी भी है कि डिसीजन मेकिंग से लेकर ईच एंड एवरीथिंग बड़े कर रहे हैं और somehow it's good, लेकिन एट द सेम टाइम अब जनरेशन्स भी तो इवॉल्व हो रही हैं, थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, लोगों की अब जो एक ओपिनियन है, अब बहुत ओपिनिएटेड किस्म के बच्चे हैं। आप एक छोटे बच्चे से पूछें वो भी अपनी एक ओपिनियन स्टांस रखता है। डू यू थिंक कि हमारे एल्डर्स ने भी विद टाइम इवॉल्व किया है या नहीं? वो अपनी उस सोच के मुताबिक ठीक है, मे बी दे आर राइट, हम उनको रॉन्ग नहीं कह सकते, बट अब की जो जनरेशन है दे फील द सेम वे अबाउट देम। बिल्कुल। देखिए, अगर ज़्यादातर मैं फैमिलीज़ में जो देखती हूँ, हम फैमिली को स्टडी करते हैं, तब अभी वो फैमिली ज़रा रिजिड हैं, एल्डर्स, फैमिली के एल्डर्स रिजिड हैं। वो बहुत सारी चीज़ों में अभी भी अपने बच्चों को उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए। मैं अपने छोटे बेटे से, 10 इयर्स का बच्चा है, उससे मैं जब बहुत सारी चीज़ों में बात करती हूँ तो मुझे इतने अच्छे पॉइंट्स देता है कि मैं खुद हैरान रह जाती हूँ कि मैंने तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा नहीं। तो इसीलिए हम एल्डर्स को भी अब ओपन होना पड़ेगा, अपने बच्चों को इंगेज करना पड़ेगा इन प्रोसेस में। और उनके जो, देखिए, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, अगर हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो पेरेंट्स के अपने एक्सपीरियंसेस है, इसी तरह बच्चों के भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। और फिर ये मौजूदा दौर जो है बड़ा मॉडर्न दौर है, जिसमें हमारे पास जो डिजिटल एरा है आप कह सकते हैं। तो हमें बहुत दफ़ा होता है कि हमें चीज़ें नहीं आ रही थी, हम अब बच्चों से कहते हैं जी हमें ये बता दें। तो बच्चा वो बहुत खुश होता है जब वो हमें बता रहा होता है। तो उसमें फिर इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है। लेकिन जो एक चीज़ है ना कि अब जब बच्चे घर पे फारिग बैठे हैं तो उनके पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो अपने उस पर गेम्स में बिजी हैं, पेरेंट्स अपना यूट्यूब लगा के बैठे हुए हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है ना जो फैमिली में जो ख़त्म होता जा रहा है, ये फैमिली को डिस्ट्रॉय, जो वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशंस हैं, दे आर लैकिंग, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस पे हम दोबारा आते हैं। डॉक्टर तैयबा, ये जो प्रीमेच्योर एजिंग है, इसका कॉन्सेप्ट अब मुझे लगता है लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई है, बहुत सारे ऐसे सीरम्स और चीज़ों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ये है क्या? और अगर आप आप एज कर भी रहे हैं, यू शुड एज ग्रेसफुली, आपकी स्किन हेल्दी लगनी चाहिए, उसके लिए व्हाट शुड वी डू? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली ये वही चीज़ है कि आप जब शुरू से सन ब्लॉक नहीं लगाओगे, सन डैमेज होना शुरू हो जाता है स्किन का, जिसकी वजह से एजिंग जल्दी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज़, ये जो हम पार्लर जाके पॉलिशर के नाम पे ब्लीचेस कराते हैं, फेशियल्स कराते हैं, अपने मुंह को रगड़वा के लाल सुर्ख करा के बर्न करवा लेते हैं, प्लीज़ इससे बचें। ठीक है, इसकी वजह से आप बच्चियों की टीन एज में बर्बाद हो गई है स्किन, थिन हुई हुई है स्किन। मेरे पास आते हैं ऐसे पेशेंट्स जिनका हिस्ट्री होती है मल्टीपल फेशियल्स, जो कि ब्लीचेस वाले, जो कि पॉलिशर के नाम पे वो करा रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ फॉर्मुलेटेड क्रीम्स होती हैं, फार्मूला क्रीम्स हैं, जो कि वो आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जिनमें स्टेरॉइड्स ऐड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्किन की कंडीशन को बहुत ख़राब कर देती हैं और डैमेज कर देती हैं और जल्दी एजिंग आ जाती है। आपको पता है जितनी स्किन ड्राई होती है,
जितनी थिन होती है उसकी एजिंग जल्दी आती है, उस पर रिंकल्स जल्दी पड़ते हैं। सो इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें। आपका जो भी कलर है, आपकी जो भी स्किन टोन है वो बहुत प्यारी है, आप उसको बस हेल्दी तरीके से हेल्दी करें। एग्जैक्टली वो गोरे होने के चक्कर में वो जो स्टेरॉइडल क्रीम्स और वो जो ब्लीचेस पार्लर से कराई जाती हैं कि हम चमक जाएं, अच्छा वैसे मैं जब किसी को कहूँ ना कि क्या गोरा होने का हवा, नहीं तुम्हारा रंग खुद ठीक है ना इसलिए तुम्हें लगता है, भाई नहीं। मतलब अगर आप एक अच्छी स्किन के साथ फिर रहे हैं और अपने कलर के अंदर खुश हैं, उसको एनहांस कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अब मैं लोगों के जिनकी स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, आस्क देम कि वो कितना बेचारे सफ़र कर रहे हैं, एक्नी, ब्रेकआउट्स और पता नहीं क्या क्या है, इस पे हम बात करेंगे। आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना जाकिर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर तैयबा जाहिद हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और इसके साथ साथ किचन के अंदर आपको पता है शेफ साकिब हमारे साथ मौजूद है। खाना बन गया हमारा? तो जल्दी से हमें रेसिपी भी बता दें। जी, इसमें जो है ना हमारा जो बड़ी इजी रेसिपी है इसकी, टमाटर और ग्रीन चिली, ठीक है, ऑयल और सॉल्ट, ठीक है। और आपने कैसे किया प्रोसेस, थोड़ा सा बताएं। प्रोसेस ये है कि इसमें सबसे पहले आप ऑयल डालें, ठीक है, ऑयल के बाद आप अदरक लहसुन पेस्ट डालें, ठीक है, चिकन डाल के उसको थोड़ा सा आप लाइट ब्राउन सा करें, उसके बाद आप टमाटर होल 1/2 करके ना उसको रख के थोड़ी देर स्टीम लगाएं, ऊपर उसके बाद स्किन उतार दें टमाटरों की, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपकी ये कुकिंग होगी सारी, और जब तक वो चिकन नहीं हो जाता तब तक आपने उसको कुक करना है। जी, तब तक इसको कुक करना है, फिर वो स्किन लैदा हो जाती है टमाटरों की, वही उसके अंदर मेल्ट होकर उसकी ग्रेवी बन जाती है बड़ी अच्छी सी। एंड पे आप सॉल्ट थोड़ा सा अपने हिसाब से डाल के तो ये सिर्फ ग्रीस में आपने कोई रेड नहीं, कोई इसमें मसाले कोई नहीं है, इसमें कोई रेड चिली नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंटरेस्टिंग, ग्रीन चिली सॉल्ट के अंदर ही इसका ज़्यादा टेस्ट है। और ज़रा इसकी शक्ल भी दिखाएं, कितनी अच्छी लग रही होगी, आई एम श्योर। ये जी कैमरे से दिखाएं, और ये पेशावरी चिकन कढ़ाई है, इसमें कोई लाल मिर्च कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ, सॉल्ट, ग्रीन चिलीज और टमाटर ये सिर्फ इसके अंदर मौजूद है। वाह भाई, अभी ये कुक होगा तो ये ड्राई हो जाएगा, राइट? बिल्कुल, ये ड्राई हो जाएगा, इसका ऑयल भी अलग हो जाएगा। ठीक है, फाइनल लुक फिर आपको दिखाते हैं। हाँ, फाइनल लुक हम देखते हैं। मीनवाइल डॉक्टर रुबीना जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर तैयबा है। अच्छा, अभी हमने बात की कॉन्वर्सेशन वाली बात पे, 1-on-1 कॉन्वर्सेशन का पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर रुबीना। मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं, अब विद टाइम, पहले तो हम बच्चों को कहते थे ना कि बच्चे करते हैं, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं। वो भी टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली होने के, ज़ाहिर है इट्स देयर राइट, ये बात नहीं है, लेकिन ये जो 1-on-1 कॉन्वर्सेशंस का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे कम्युनिकेट करें, इवन हम घर पे भी अगर कोई पेरेंट आ रहा है काम से, दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो उसके बाद भी जो कम्युनिकेशन गैप है, उससे बहुत सारी चीज़ें बच्चे डिजिटल लाइफ के ऊपर रिलाई करना शुरू हो गए हैं। सही है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे को चाहिए होती है डिफरेंट इश्यूज़ पे। अब वो बच्चा, पहले क्या होता था, माएँ बेटियों को जो सेक्स रिलेटेड एजुकेशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन देती थी। बिल्कुल ऐसा। अब क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ गया हुआ है, तो फिर बच्चा कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेता है, क्योंकि अब वो इस तरह की भी साइट्स अवेलेबल हैं जो कि राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है बच्चे को। तो इसलिए जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल करने की ज़रूरत है, हमें अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। एक ये चीज़ जो मैं अब घरों में देख रही हूँ, छोटे छोटे बच्चों को अलग से डिवाइसेस लेके दे दी गई हैं, ये तो बहुत ही बुरा है, ये तो कैटास्ट्रॉफिक है। बिकॉज़ कि देखें, अगर आप बच्चे को कंप्यूटर पे चले 1 आवर या 2 आवर्स के लिए दे देते हैं कि वो गेम खेल लेता है या कोई नॉलेज गेन कर लेता है, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बच्चे के पास अपनी डिवाइस मौजूद होगी तो वो फुल टाइम उस पर ही लगा रहेगा। तो इसलिए एक तो फैमिली में ये प्रमोट करने की ज़रूरत है कि 18 साल से कम उम्र में अपने बच्चों को अलग से डिवाइसेस नहीं लेके देनी है, और उनका कि टाइम फिक्स होना चाहिए। इसी तरह पेरेंट्स का भी टाइम फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा बैठा हुआ है और पेरेंट्स जो हैं वो अपने या तो फ़ोन कॉल्स पे बिजी हैं या वो अपने किसी न किसी मीडिया के थ्रू उस पर लगे हुए हैं। तो जब बच्चा पेरेंट्स को देखता है तो वो डेफिनेटली फिर वो भी उस तरफ स्विच हो जाता है। इसके अलावा आजकल इतने ज़्यादा ऐसे गेम्स आ गए हैं कि अगर आप बच्चे को अनअटेंडेड जो है वो खुद से लगा हुआ है अपने गेम्स खेलने के लिए, तो वी डोंट नो कि उसकी बहुत ज़्यादा जो हमारी सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा बुरे मुज़र असरात आप कह सकते हैं कि हो रहे हैं। तो इसमें फैमिली का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फैमिली इन सारी चीज़ों से अवेयर है, पेरेंट्स को पता है इसके बारे में, तो फिर वो लेस लाइकली है कि बच्चे को इजाज़त दें कि वो इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो इन चीज़ों पे स्पेंड करे।
तो हमें फैमिली को आपस में एक दूसरे के साथ मिल बैठने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ अपनी एक्सपीरियंसेस और अपने बातचीत उसको शेयर करने की ज़रूरत है और बच्चों को हर तरह के डिसीजन मेकिंग में शामिल करने की ज़रूरत है। और जैसे होता था ना, हम लोग जब छोटे थे तो हमारा एक फैमिली टाइम होता था कि दिन में किसी ना किसी टाइम पे हमने साथ मिलके खाना खाना है, बिल्कुल रात का खाना टेबल पे, फिर डाइनिंग टेबल पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया करते थे। तो अब वो भी ख़त्म होता जा रहा है। या फिर होता था हम हर वीकेंड पे सारे मिलके कहीं ना कहीं चले जाते थे और इस तरह हमारा एक फैमिली टाइम होता था। लेकिन अब वीकेंड पे भी पेरेंट्स बिजी हैं, बच्चे की अपनी एक्टिविटीज़ हैं, वो उसमें बिजी हैं, तो वो जो इंटरेक्शन है ना वो बहुत ही वीक होता जा रहा है। वो इंटरेक्शन वीक होने के बाद बाइस क्या हो रहा है कि बॉन्डिंग कमज़ोर होती जा रही है। हाँ, फिर बच्चे रिलैक्टेंट होते हैं ना, फिर वही चीज़ें जो वो पेरेंट्स के साथ उनको शेयर करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं एस्केप ढूंढ रहे होते हैं आउटसाइडर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मतलब रैंडम लोगों के साथ। दे वांट टू कम्युनिकेट, वो बात करना चाहते हैं, बिकॉज अगर पेरेंट्स या कोई भी फैमिली मेम्बर उनके लिए अवेलेबल नहीं है, देन दे सीक अटेंशन आउटसाइड। अच्छा, इसी प्लेटफॉर्म से इसी प्लेटफॉर्म से बस एक बात कहना चाहूँगी कि हम जब अपने सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंस के केसेस हो रहे हैं, इनटॉलरेंट बिहेवियर है हमारा, तो यहाँ पे भी फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज के घर में जो माहौल बच्चा देखता है, अगर वो एब्यूसिव माहौल देखेगा या उसके साथ एब्यूज़ हो रहा होगा तो डेफिनेटली वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। और जब वो स्कूल में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, स्ट्रीट पे होगा, तो वही बिहेवियर जो है वो एग्जिबिट करेगा। तो इसलिए हमें ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिसर्च मौजूद है इस वक्त जो कहती है कि इंटरजेनरेशन साइकिल ऑफ वायलेंस है, अगर हमने वो ख़त्म करना है या उसको कहीं ब्रेक करना है तो फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो फैमिली इसमें रोल प्ले कर सकती है। बिल्कुल सही है। और इस जो वायलेंस की जो साइकिल है उसको ब्रेक करने में, जो इनटॉलरेंट बिहेवियर है उसको ख़त्म करने में फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें इन सारी चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ डॉक्टर तैयबा, ये जो अभी ओवर इन्फॉर्मेशन इन्होंने कहा कि हर चीज़ आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं बेहतर भी होती है और समटाइम्स ये आपको बाउंस बैक भी कर जाती है। इसी तरह हम स्किन रिलेटेड इश्यूज़ पे बात कर रहे थे ऑफ एयर भी, कि बहुत सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं, कोई अपनी कोई क्रीम या कोई चीज़ उसको कर रहा है, लोग ओवर द काउंटर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उसका इतना वर्स्ट इम्पैक्ट आता है कि अब आप जैसे डॉक्टर्स भी बाद में परेशान हो रहे होते हैं कि इसको फिक्स कैसे किया जाए। सो हमें कोई ऐसी एक्सपीरियंस अपना बताएं कि आपने चीज़ फेस की है खुद पर्सनली और लोग आए हैं कि इसको फिक्स करें अब, एंड यू आर अनएबल टू डू इट, राइट? बिल्कुल, आप तो सही कहें। एक्चुअली सोशल मीडिया ने इतना वो फैसिनेट किया होता है और ऐसा ग्लिमरिंग करके दिखाते हैं, बिफोर आफ्टर्स पता नहीं कहाँ से ढूंढ लाते हैं वो एडिट करके कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं, एक्नी से भरमार होती है और कहते हैं कि जी ये विद इन अ वीक इतना बुरा हाल हो गया। तो मैं हिस्ट्री में जब जाती हूँ तो पता चलता है हमने फ़लाँ जगह से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो हमने देखा था। इस तरह हर चीज़ हर स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। प्लीज़ कम टू योर डॉक्टर, एस्थेटिक डॉक्टर और डर्माटोलॉजिस्ट, और उनसे कंसर्न करें, डिस्कस करें, फिर उसके बाद शुरू करें। लोग क्या करते हैं, विटामिन सी सीरम्स गोरा होने के चक्कर में और इस तरह की चीज़ें ऑर्डर कर बैठते हैं और फिर वो विटामिन सी हर स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा, मुझे एक सवाल जो मेरे पे क्विकली आया, क्योंकि अभी रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड अ वर्स्ट एक्सपीरियंस कि उसने को पील कराया। अच्छा। और वो पील इतना बुरी तरीके से रिएक्ट किया उसकी स्किन पे, बट शी डिड कि वो जो अपनी स्किन केयर कर रही थी उसने उसके ऊपर अपनी स्किन केयर भी कर ली। और कोई सीरम होता है नाइनोसिनेमाइड टाइप सॉर्ट ऑफ, उसने वो अपनी पील के ऊपर अप्लाई किया और जो वर्स्ट रैश वो एक्सपीरियंस कर सकती थी वो तो होना ही था। अब ये जो अवेयरनेस है कि आपने अगर कोई एक पील कराया है, पहले तो आप ये देखें आपने ठीक कराया, आपकी स्किन को ज़रूरत भी है, और सेकेंडली उसके बाद फिर आपने अपना एक्सपेरिमेंट भी उस पर कर लिया है। सो काफ़ी हमने उसको बुरा भला कहा, बट आई वांट कि आप एज अ डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले आप इस चीज़ को देखिएगा, पील कहाँ से कराया। अगर तो वो किसी जेन्युइन डॉक्टर के क्लिनिक में ही गई थी तो फिर उससे अपनी स्किन डॉक्टर के हाथ में दे देनी चाहिए। गाइडलाइंस होती हैं, मैं अपने पेशेंट्स को पोस्ट केयर बताती हूँ कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आपने बस पील लगाई है एंड जस्ट यू कैन रश टू होम विदाउट एनी पोस्ट केयर। पोस्ट केयर बताई जाती है कि ये चीज़ें आपने करनी है। ये नहीं, डेफिनेटली अगर उन्होंने किसी ऐसी जगह से कराया है जो कि पार्लर ही होगा
तो जहाँ पे टेक्नीशियंस ही काम कर रहे होंगे, तो इसीलिए वो इतनी मिसगाइड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तैयबा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वीना, आपका भी बहुत शुक्रिया कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आपने हमें ज्वाइन किया। और शेफ साकिब भी चूँकि हमारे साथ मौजूद है, खाने की फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखा दें सो दैट हमें पता हो कि हम इतना खुश शक्ल खाना देख रहे हैं, और खाना हम बाद में खा के आपको बताएंगे कैसा है। थैंक यू वेरी मच शेफ साकिब, बहुत शुक्रिया आपका भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।